सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां की मिट्टी में इतिहास सांस लेता है, हवाओं में कहानियां गूंजती हैं और हर पत्थर, हाँ, हर पत्थर में एक पूरी की पूरी गाथा छुपी है। आज हम सब मिलकर उसी दौर के पन्ने पलटने वाले हैं जिसने भारत को हमेशा के लिए एक नई शक्ल दी, मध्यकालीन भारत। भारत सच में एक ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों से हर कसौटी पर खरी उतरी है। और जानते हैं, इसी जमीन ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है। और मध्यकाल, वो तो इसी उथल-पुथल और सृजन का सबसे बड़ा गवाह है। तो फिर चलिए इस शानदार युग के सफर पर निकलते हैं। हम इस कहानी को 5 पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे प्रारंभिक मध्यकाल की दुनिया में, फिर देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत कैसे उभरी। उसके बाद मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर की बात करेंगे। फिर जानेंगे कि उस समय की संस्कृति और सोच कैसी थी, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि इस दौर की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं प्रारंभिक मध्यकाल से। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा भारत जहां कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर नहीं है। ये वो समय था जब पूरा देश कई शक्तिशाली लेकिन आपस में बटे हुए राज्यों का एक कलेक्शन जैसा था। इस दौर में खासकर उत्तर भारत में राजपूतों का बोलबाला था। ये जो नाम है ना, चौहान, परमार, सोलंकी, ये सिर्फ राजाओं के नाम नहीं थे। ये तो वीरता, सम्मान और बलिदान के जीते जागते प्रतीक थे। अपनी संस्कृति के ऐसे रक्षक जिनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उस वक्त का समाज कैसा था, समझिए, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर राजा, फिर उसके वफादार सामंत और उनके नीचे किसान और कारीगर। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, ये राज्य आपस में ही सम्मान और जमीन के लिए लड़ते रहते थे, और इसी आपसी संघर्ष ने धीरे धीरे उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 12वीं शताब्दी के आखिर तक आते आते वो अंदरूनी कमजोरी सामने आ गई। भारत के इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उत्तर से हुए हमलों के साथ एक नई सेंट्रलाइज्ड पावर का जन्म हुआ, जिसे हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। तो इसकी शुरुआत होती है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी। और अगले 300 सालों में तो यहां क्या कुछ नहीं हुआ। कई वंश आए गए, लेकिन कुछ सुल्तानों के नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने जबरदस्त सुधारों के लिए, और मोहम्मद बिन तुगलक अपने हैरान करने वाले फैसलों के लिए। इन दोनों सुल्तानों में मतलब जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी, एक कमाल के रणनीतिकार जिसने बाजार पर नियंत्रण किया और मंगोलों के खतरनाक हमलों से सल्तनत को महफूज रखा। और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके आइडियाज तो बहुत बड़े थे लेकिन बुरी तरह फेल हुए, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, जिसने अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी, दिल्ली सल्तनत ने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और आर्किटेक्चर को पूरी तरह से बदल दिया। अरे आज भी जब हम कुतुब मीनार को देखते हैं तो हमें उनकी यही विरासत नजर आती है। सल्तनत का सूरज अब डूब रहा था, लेकिन इतिहास का मंच कभी खाली नहीं रहता। भारत की जमीन एक और, शायद पहले से भी ज्यादा भव्य साम्राज्य के स्वागत के लिए तैयार हो रही थी। जी हां, अब दौर था मुगल साम्राज्य का। इस साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 1526 में, पानीपत के मैदान से। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये 2 युगों की टक्कर थी। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल सेना, और दूसरी तरफ बाबर की छोटी मगर तोपों और बारूद से लैस फौज। और इसी जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो देखिए, नींव तो रखी बाबर ने, लेकिन इस साम्राज्य की इमारत को असल में बुलंद किया अकबर ने। फिर जहांगीर और शाहजहां ने कला और वास्तुकला को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां से ये दौर गोल्डन एज कहलाया। लेकिन कहानी ने एक और मोड़ लिया, औरंगजेब की नीतियों के साथ, और यहीं से इस महान साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी हो गई। अकबर की बात ही कुछ और थी। वो सिर्फ एक जंग जीतने वाला शहंशाह नहीं था, बल्कि उसका विजन बहुत बड़ा था। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां सब मिलजुल कर रहें। उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति और उसके दरबार के 9 रत्न, वो तो अपने आप में कला और ज्ञान की एक मिसाल थे। इसके बाद आया शाहजहां का दौर, जिसे मुगल आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहते हैं। और जब हम इस दौर की बात करते हैं तो जहन में बस एक ही तस्वीर आती है, ताजमहल, है ना? ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि संगमरमर में लिखी गई एक मोहब्बत की कहानी है जो आज भी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ठहरिए,
इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और जंगों की कहानी नहीं होता है ना। असली कहानी तो लोगों की होती है। और उस दौर में आम इंसान के दिलो दिमाग में एक अलग ही क्रांति चल रही थी, एक आध्यात्मिक क्रांति। ये थी भक्ति आंदोलन की लहर। इसका फलसफा बहुत सीधा और सरल था कि भगवान से जुड़ने के लिए किसी कर्मकांड या बिचौलिए की जरूरत नहीं है, बस दिल में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। कबीर और मीरा जैसे संतों ने तो जाति और धर्म के सारे सामाजिक बंधन ही तोड़ दिए। और ठीक इसी समय सूफी आंदोलन भी इंसानियत, प्रेम और ईश्वर से एकता का पैगाम फैला रहा था। और सोचिए, जब ये दोनों धाराएं आपस में मिली तो क्या हुआ होगा। कला, संगीत और साहित्य में एक नई जान आ गई और उस गंगा जमनी तहजीब ने जन्म लिया जिस पर हम आज भी गर्व करते हैं। तो इस लंबे और दिलचस्प सफर के बाद हम कहां पहुंचते हैं? हम ये समझते हैं कि मध्यकालीन भारत इतिहास की किताबों का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर आज के आधुनिक भारत की इमारत खड़ी है। ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं हैं, बल्कि इनमें हमारे लिए बहुत बड़े सबक छिपे हैं। ये हमें अकबर की नीतियों से सिखाता है कि साथ मिलकर रहने में कितनी ताकत है। राजपूतों के बिखराव से हमें एकता की अहमियत समझ आती है और ये भी पता चलता है कि कैसे संघर्ष और मेलजोल से ही तरक्की का रास्ता खुलता है। तो आखिर में बस एक सवाल, कभी सोचिएगा कि जब हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे खाने में, हमारी बोली में, हमारे संगीत में, तो मध्यकालीन भारत की वो कौन सी विरासत है, कौन सी छाप है जो आज भी हमारी जिंदगी में जिंदा है? इस पर विचार जरूर कीजिए।